ओके, सो नाउ चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे 705 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। स्टैंडर्ड का नाम क्या है सर? मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब साहब, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि हमें दो सिचुएशंस में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है। हमें दो सिचुएशंस में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है। सिचुएशन नंबर 1, जब ऑडिटर कंक्लूड कर पा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो वहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है। कंक्लूड कर पा रहा है मतलब एविडेंस ले पा रहा है, कंक्लूड कर पा रहा है मतलब एविडेंस ले पा रहा है, साई ले पा रहा है। और दूसरी चीज, ऑडिटर को साई मिल ही नहीं पा रहा, ऑडिटर को साई की प्राप्ति हो ही नहीं रही। हमारा तो जीवन का उद्देश्य ही साई लेना है, हमारा तो जीवन का उद्देश्य ही साई लेना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, बस साई की प्राप्ति हो जाए जीवन में, और चाहिए ही क्या। लेकिन ऑडिटर को साई की उपलब्धि हो ही नहीं पा रही, ऑडिटर को साई मिल ही नहीं पा रहा, वो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं है, तब भी मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है। अब अगर हम बात करें मॉडिफाइड ओपिनियन की, तो मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरीके के होते हैं, QAD। पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स, और तीसरा डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से टेबुलर फॉर्म में, क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब साथ में बाजू में उसका ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में कैसे होगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कैसे होगा। सिमिलरली एडवर्स रिपोर्ट, बाजू में मतलब और एग्जांपल, लेफ्ट साइड में मतलब एंड एग्जांपल, एंड राइट साइड में ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में अगेन फेयर प्रेजेंटेशन में कैसे होगा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कैसे होगा, एंड सिमिलरली फॉर डिस्क्लेमर। तो इस तरीके से आप गिवन द प्रेजेंटेशन सो दैट आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाए। अब देखना सर, यहां पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली। एज ए ऑडिटर आपको कभी भी अगर मिस स्टेटमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले आप कंक्लूड करोगे मटेरियल है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे सर? कंक्लूड मटेरियल है कि नहीं है। अगर वो मटेरियल ही नहीं है, फिर तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन लेके चलोगे, कहानी वहीं खत्म हो गया। और अगर मटेरियल है, आप कंक्लूड करोगे परवेसिव है कि नहीं है। अगर आप कंक्लूड करोगे तो आप देखोगे परवेसिव है कि नहीं है। यानी दो चीजें हैं, मटेरियल है कि नहीं, परवेसिव है कि नहीं। मटेरियल मतलब यूजर्स के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, और परवेसिव मतलब उसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव नहीं है, इसका मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मे बी किसी स्पेसिफिक असर्शन को अफेक्ट कर रहा है। बट अगर हम बोलें कि जो उसका इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो परवेसिव है, इसका मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है सर? वो मिस स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेजर फ्रॉड मिला आपको, तो परवेसिव इंपैक्ट है साहब, पता नहीं क्या क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री में गलती मिली, यानी मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ स्पेसिफिक असर्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई चीज स्पेसिफिक असर्शन को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट परवेसिव। बट अगर कोई मिस स्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है, दैट इज परवेसिव। दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंक्लूड ऑनली, ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंक्लूड ऑनली, वो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, वो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, उसको साई मिला ही नहीं, उसको साई मिला ही नहीं, वो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल और परवेसिव है क्या। अब कंक्लूड नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा? वो एसेस करेगा पोटेंशियल इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर कंक्लूड कर पाता तो उसको पता रहता कि एग्जैक्टली मिस स्टेटमेंट का क्या इंपैक्ट होने वाला है, बट कंक्लूड नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? एसेस करेगा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब पूरी ये कहानी जो है ना, ये दो शब्दों में घूमती है, मैटलिटी परवेसिवनेस, मैटलिटी परवेसिवनेस। और टोटल मिला के ये दो सिचुएशंस बनता है। सिचुएशन नंबर 1, एज ऑडिटर आपको मिस स्टेटमेंट मिला, आप कंक्लूड कर पा रहे हो, और सिचुएशन नंबर 2 आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, तीन ओपिनियन है सर यहां पे। पहला एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन नाम से पता चल रहा है बहुत ही बुरा है, चीजें बहुत ही बुरी हैं। तो ये कब होगा पता है? आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो है ही है, साथ में परवेसिव भी है, आप कंक्लूड कर पा रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या दोगे सर? एडवर्स ओपिनियन दोगे। इन दैट सिचुएशन आप क्या दोगे? एडवर्स ओपिनियन दोगे। एडवर्स तभी आएगा अगर परवेसिवनेस साथ में होगा। अब सर डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर मतलब दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो है, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन साई,
यानी यू आर नॉट एबल टू कंक्लूड। अब क्या करोगे आप? पॉसिबल इफेक्ट असेस करोगे। अब आप क्या करोगे सर? पॉसिबल इफेक्ट असेस करोगे। अब पॉसिबल इफेक्ट क्या है मिस स्टेटमेंट का? कि साहब हो सकता है उसका इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 80% डाटा मिला ही नहीं, आपको 80% डाटा मिला ही नहीं, तो आप सोच के देखो, अगर आपको 80% डाटा मिला ही नहीं तो इन दैट सिचुएशन उसका इंपैक्ट क्या होएगा सर? आप एक तो एविडेंस ले नहीं पाओगे, कंक्लूड कर नहीं पाओगे, और उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा सर? मटेरियल भी होएगा, परवेसिव भी होएगा। तो यानी आप यहां पे डिस्क्लेमर देने वाले हो। तो एडवर्स और डिस्क्लेमर वर्स्ट केस सिनेरियोज में जाता है। एडवर्स और डिस्क्लेमर कहां जाता है सर? वर्स्ट केस सिनेरियोज में जाता है। अब थर्ड आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब थोड़ा सा बच के, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब थोड़ा सा बच के। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब सर मामला उतना एडवर्स नहीं है, मामला उतना खराब नहीं है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का सिंपल मतलब यही है सर कि जो भी मिस स्टेटमेंट है ना, वो मटेरियल तो है मगर परवेसिव नहीं है। मतलब किसी स्पेसिफिक आइटम को अफेक्ट कर रहा है वो। माइट बी ओनली इन्वेंटरी इज मिसस्टेटेड, माइट बी ओनली डेटर इज मिसस्टेटेड, माइट बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लिटिगेशन, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन। अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड में मजे की बात क्या है सर? इट्स जस्ट द मिक्सचर ऑफ एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। दोनों को कंबाइन कर दो। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दोनों को कंबाइन कर दो। एडवर्स में सिचुएशन क्या था? कंक्लूड कर पा रहे हो, और डिस्क्लेमर में सिचुएशन क्या था? नॉट एबल टू कंक्लूड। अब कंक्लूड क्या कर पा रहे थे एडवर्स में? कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। सेम चीज रहेगा बट मटेरियल भी है और परवेसिव नहीं है, ये बन जाएगा। सिमिलरली नॉट एबल टू कंक्लूड में आप क्या बोल रहे थे डिस्क्लेमर में? कि जो इफेक्ट है मिस स्टेटमेंट का, दैट कुड बी, वो मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी हो सकता है, यही बोल रहे थे ना। अब इसकी जगह लिख दो दैट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। इसकी जगह लिख दो दैट कुड बी मटेरियल एंड नॉट परवेसिव। यानी बस हमने क्या कर दिया? दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने क्या कर दिया? दोनों को कंबाइन कर दिया। और यहां मटेरियल एंड परवेसिव की जगह मटेरियल एंड परवेसिव बन गया, मटेरियल एंड नॉट परवेसिव बन गया। समझ रहे हो? तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। ये तो क्या हो गया सर? डेफिनेशन वाला पार्ट। कि क्वालिफाइड में अपन ने क्या बोला? दो सिचुएशंस है। सिचुएशन नंबर 1 आप कंक्लूड कर पा रहे हो मिस स्टेटमेंट्स, आपको एविडेंस मिल पा रहा है, तो आप कंक्लूड क्या कर रहे हो? मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो है मतलब परवेसिव नहीं है, मतलब माइट बी ओनली इन्वेंटरी गेटिंग अफेक्टेड। तो आप क्या बोलोगे? कि इन्वेंट्री में गलतियां हैं बट अदर देन इन्वेंट्री सब कुछ सही है। तो आप ये बोलोगे एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री बाकी सब सही है। आप एक्सेप्ट फॉर वर्ड यूज करके चलोगे। लेकिन और दूसरा सिचुएशन की आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। कंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे? आप किसी स्पेसिफिक आइटम के बारे में कंक्लूड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेंट्री रिलेटेड डाटा मैनेजमेंट ने दिया नहीं है, ना आपको मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की परमिशन दी है। तो आप क्या बोलोगे? इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, बिकॉज मेरे को सिर्फ इन्वेंट्री का एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, बाकियों को तो मिल पा रहा है। तो कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो यहां एक तो ये इफेक्ट वर्ड ऐड हो जाएगा और एक कुड बी वर्ड ऐड हो जाएगा। एक इफेक्ट वर्ड ऐड हो जाएगा, एक कुड बी वर्ड ऐड हो जाएगा। सिमिलरली डिस्क्लेमर के डेफिनेशन में था कि एक इफेक्ट वर्ड ऐड हो जाएगा और एक कुड बी वर्ड ऐड हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो देखना सर, ऑडिटर सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन कब देगा? ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड साई concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive, and second situation, auditor is unable to obtain psi but auditor concludes that the possible effects could be material but not pervasive. अब ड्राफ्टिंग कैसे होगा सर? क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में जान कहां से आएगा सर? एक ये दो शब्द ऐड होंगे, एक्सेप्ट फॉर। बिकॉज आप क्या बोलोगे? एक्सेप्ट फॉर दिस एवरीथिंग इज फाइन, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एवरीथिंग इज फाइन, एक्सेप्ट फॉर डेटर एवरीथिंग इज फाइन, एक्सेप्ट फॉर लिटिगेशन एवरीथिंग इज फाइन। तो वर्ड यूज होगा एक्सेप्ट फॉर। वर्ड क्या यूज होगा? एक्सेप्ट फॉर। और फिर ड्राफ्टिंग में भी दो तरीके हैं, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में शब्द क्या यूज करते हैं अपन? ट्रू एंड फेयर। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वर्ड क्या यूज करते हैं? एप्लीकेबल एफआरएफ। तो बस इतना ध्यान रखना। अब ड्राफ्टिंग फॉर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। तो बेसिकली आप क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा के साथ क्या दोगे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या रीजन है? तो एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स गिवन इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, द accompanying financial statements presents fairly true and fair view। तो यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज किया। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या बोला? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, accompanying financial statements have not been prepared in all material respects as per the applicable FRF। तो ये हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यहां हमने ट्रू एंड फेयर की बात ही नहीं की।
एडवर्स ओपिनियन, अब यहां लैंग्वेज क्या हो गया, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड साई कंक्लूड्स दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड परवेसिव। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न में डाउट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन बराबर नहीं है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर ही मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, या बहुत सारे असर्शंस अफेक्ट हो रहे हैं। ड्राफ्टिंग कैसे होगा सर, सोचो ड्राफ्टिंग कैसे होगा। अब यहां पे सीधी बात, नो बकवास, यहां पे अपन वो एक्सेप्ट फॉर वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सभी गलत है ना, तो एक्सेप्ट फॉर लगाएं किसके लिए। तो यहां पे क्या बोलेंगे, पहले एक अच्छी सी अंग्रेजी यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा। अच्छी सी अंग्रेजी यूज करके सीधा सीधी बता देंगे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ट्रू एंड फेयर है ही नहीं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है ही नहीं। तो ड्राफ्टिंग इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली ए ट्रू एंड फेयर व्यू। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या हो जाएगा सर, सीधी चीज सेम चीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स सेक्शन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एफआरएफ। और फिर हो जाएगा साहब डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या होगा, ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन साई ऑन विच टू बेस द ओपिनियन एंड ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव। अब एक चीज याद रखना सर, डिस्क्लेमर है मतलब आप ओपिनियन दोगे ही नहीं, आप डिस्क्लेम कर रहे हो, आप डिस्क्लेम कर रहे हो, आप पीछे हट रहे हो कि भैया इफेक्ट मटेरियल भी होने वाला है, परवेसिव भी होने वाला है। आप डिस्क्लेम कर रहे हो ओपिनियन को, मतलब आप ओपिनियन दोगे ही नहीं। अगर आप ओपिनियन दोगे ही नहीं तो फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस का सेग्रीगेशन आएगा ही नहीं। तो यहां पे तो सीधा सीधे आप स्टेट करोगे दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, स्टेट करोगे दैट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स गिवन इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर सेक्शन वी आर नॉट एबल टू गिव द ओपिनियन। अब सर एक मजे की बात, पहली बात, अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो आप कैम इंक्लूड नहीं करोगे, 701 में किया था। और दूसरी बात, आपने ऐसे 700 में ओपिनियन पैरा में लैंग्वेज क्या यूज किया था, आपने ऐसे 700 में ओपिनियन पैरा में लैंग्वेज क्या यूज किया था, आपने लैंग्वेज यूज किया था we have audited the financial statements of Reliance Limited। क्या लैंग्वेज यूज किया था, we have audited the financial statements of Reliance Limited, taking Reliance Limited as example। लेकिन साहब आप तो डिस्क्लेमर दे रहे हो, आपको तो डाटा मिला ही नहीं, आप तो ऑडिट कर ही नहीं पाए, तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अब वो बन जाएगा we were engaged to do the audit of Reliance Limited। क्या बन जाएगा, we were engaged to do the audit of Reliance Limited। तो वो लैंग्वेज एमेंड हो जाएगा सर, we have audited the financial statement of, और ये लैंग्वेज बन जाएगा we were engaged to do the audit। समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वासिम, वासिम इज सेइंग यू आर द बेस्ट, बट सच्चाई ये है कि आप लोग बेस्ट हो, आप लोग बेस्ट हो, इसलिए आप लोग सेशंस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, इसलिए आप लोग बोल पा रहे हो कि यस सर यू आर द बेस्ट, बिकॉज आप लोग बेस्ट हो यहां पे। ठीक है जी, तो ये 3 तरीके के ओपिनियंस हो गए। अब देखना सर, इसके अंदर एक सिचुएशन क्या था, हमें साई मिला, हमें साई नहीं मिला, हमें साई मिला, हमें साई नहीं मिला। अब देखो सर, साई नहीं मिला, साई नहीं मिला तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशंस आफ्टर ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। यार ये तो दगा कर दिया मैनेजमेंट ने, ये तो दगा कर दिया, मतलब बिल्कुल जैसे शादी में होता है ना, पहले सामने वाले ने बोला मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल आजादी दूंगा लाइफ में, और फिर शादी करने के बाद सामने वाले ने क्या किया, धोखा दिया, लिमिटेशंस लगाया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। यहां बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैनेजमेंट ने पहले तो बोला ऑडिटर साहब कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया सर, लिमिटेशन लगा दिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे मैनेजमेंट सुनो ना, प्लीज लिमिटेशन रिमूव कर दो ना। मैनेजमेंट ने बोला ओके मिस्टर ऑडिटर, मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस हटा दिए, तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कहानी वही खत्म। लेकिन साहब मैनेजमेंट ने लिमिटेशन रिमूव करने से मना कर दिया, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन रिमूव करने से मना कर दिया। अब आप क्या करोगे, है ना, अब आप क्या करोगे, आपके घर में आपके मम्मी ने आपके ऊपर लिमिटेशन लगाया और लिमिटेशन हटाने से मना कर दिया, तो किसके पास जाओगे, पापा के पास जाओगे, किसके पास जाओगे, पापा के पास जाओगे। तो मैनेजमेंट ने लिमिटेशन हटाने से मना कर दिया, तो किसके पास जाओगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाओगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। उसके बाद भी आपको एविडेंस नहीं मिला, अब आप देखोगे, अब आप एसेस करोगे उसका इफेक्ट, अब आप एसेस करोगे उसका इफेक्ट कि उसका इफेक्ट कितना है, पॉसिबल इफेक्ट्स कितना है। मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, तब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना। मटेरियल है एंड परवेसिव है, तो भाई साहब आपको पता ही ऑलरेडी आपने डिस्कस किया कि आप डिस्क्लेमर दे देना। आप क्या कर देना सर, डिस्क्लेमर दे देना, और या फिर विथड्रॉ कर लेना, या फिर विथड्रॉ कर लेना अगर आपको लगता है डिस्क्लेमर इज नॉट सफिशिएंट।
मतलब वही चीज है ना यार, शादी के बाद तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, शादी के बाद तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, आपने देखा रेस्ट्रिक्शंस मेजर हैं, तो या तो आप डिस्क्लेमर दे देना, बोल देना मैं इसको जानता ही नहीं, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। या फिर अगर मामला बहुत गंभीर है, अगर आपको लग रहा है खाली डिस्क्लेमर से काम नहीं चलेगा, तो आप बोल देना टाटा बाय बाय सी यू और चले जाना छोड़ के, नहीं रहना, आई डोंट वांट टू स्टे इन सच रिलेशनशिप। तो यहां पे भी क्या ऑप्शन है सर, विड्रॉ कर लेना, ठीक है। विनय इज आस्किंग मे 25 के लिए कौन सा कोर्स लें? मे 25 के लिए पर्टिकुलरली अगर आपको मे 25 के लिए ही चाहिए तो देखो, या तो फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हो, या फिर ऐसे और नॉन ऐसे का दोनों का मैंने अलग अलग कोर्स भी दिया फास्ट ट्रैक में, क्योंकि टाइम कम है ना, तो ऐसे और नॉन ऐसे का दोनों का अलग अलग कोर्स भी दिया मैंने फास्ट ट्रैक में, तो आप वो भी ले सकते हो एज पर योर नीड। तो उसका ई बुक के साथ प्राइसेस भी इकोनॉमिकल है, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम अपनामेंटर.com। उसके बाद देखना सर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद देखना सर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। अब यहां पे बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा? अब लॉजिकली एक चीज सोचो, लॉजिकली एक चीज सोचो, लॉजिकली एक क्या चीज सोचो सर। सबसे पहली चीज, आपने अगर डिस्क्लेमर इशू किया है, आपने अगर डिस्क्लेमर इशू किया है, तो इन दैट सिचुएशन आपके ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया है तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आएंगे जो आपने ऐसा 700 में इशू किया था। अच्छा सर कौन से चेंजेस आएंगे बताना। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओपिनियन पैरा के बाद कौन सा पैरा इंक्लूड किया था 700 में? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। लेकिन वहां पे आप कौन सा ओपिनियन इंक्लूड इशू कर रहे थे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब मान लो अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हो तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा क्या बन जाएगा? बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा। मान लो आपने वहां पे इशू किया है, लेट अस से वहां पे आपने इशू किया है एडवर्स ओपिनियन, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा क्या बन जाएगा? बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। और अगर आपने इशू किया है डिस्क्लेमर, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा क्या बन जाएगा? बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। ठीक है जी, तो एक तो ये इफेक्ट आने वाला है, एक तो ये इफेक्ट आने वाला है। अगर आप डिस्क्लेमर दोगे ना सर, अगर आप डिस्क्लेमर दोगे ना सर, तो ज्यादा इंपैक्ट आता है। डिस्क्लेमर के इंपैक्ट हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सर कंटेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा क्या होगा? अब लॉजिकल सी चीज है सर, क्योंकि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा था, जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा था, ये क्या बन गया है? ये बन गया है बेसिस ऑफ मॉडिफाइड क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स ऑब्लिक डिस्क्लेमर पैरा। अब ओपिनियन पैरा में, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में आपको क्या करना पड़ता है सर? रीजन बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? आपको रीजन बताने पड़ते हैं, है कि नहीं? तो अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था तो आपने खाली बताया था कि हमने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किया है, हमने एथिकली काम किया है। बट यहां पे क्योंकि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। आप क्या करोगे सर? जिस भी मिस स्टेटमेंट के कारण आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, आप उस मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करोगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इफेक्ट्स को क्वांटिफाई करोगे। तो जिस भी मिस स्टेटमेंट के कारण आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, आप उस मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करोगे और उसके फाइनेंशियल इफेक्ट को क्वांटिफाई करोगे। अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल क्या होगा सर? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने ना लोन्स का क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं किया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, इसकी वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो यार आप उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे क्वांटिफाई करोगे? फाइनेंशियल इफेक्ट तो तभी क्वांटिफाई करोगे ना अगर पॉसिबल है। अगर फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं दे पा रहे तो उसका रीजन भी बता दोगे। अच्छा, मॉडिफिकेशन दो कारणों से हो सकता था, एक साई मिला या साई नहीं मिला। अगर साई नहीं मिला उसकी वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो आप रीजन बता दोगे कि किस रीजन से आपको साई नहीं मिला। आप रीजन बता दोगे साहब कि कौन से रीजन से आपको साई नहीं मिला। क्या बता दोगे सर? आप रीजन बता दोगे किस रीजन की वजह से आपको साई नहीं मिला। ओके सर। फाइनली, अगर आप डिस्क्लेमर इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर? डिस्क्लेमर इशू कर रहे हो, तो डिस्क्लेमर अगर आप इशू कर रहे हो ना, तो यहां पे आपको एक दो चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज, याद करो ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ, याद करो ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ। ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में हम एक रेफरेंस देते थे टू ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज सेक्शन, हम एक रेफरेंस देते थे टू ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज सेक्शन। लेकिन अगर आप डिस्क्लेमर इशू कर रहे हो तो आपको ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज सेक्शन का रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज सेक्शन का रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज याद करो, जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा था, जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा था, उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट इंक्लूड करते थे दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब सर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, इसका मतलब आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो दे ही नहीं पा रहे, ले ही नहीं पा रहे, तो वो जो स्टेटमेंट है वो हट जाएगा, वो जो स्टेटमेंट है वो हट जाएगा। तो ये दो चीजें हट जाएंगी आपके रिपोर्ट से। सबसे पहली चीज, जो ओपिनियन पैरा के अंदर आप रेफरेंस दे रहे थे टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज, वो वाला स्टेटमेंट हट जाएगा। और फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर आप जो स्टेटमेंट दे रहे थे दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो वाली चीज भी हट जाएगी, वो वाली चीज भी सर हट जाएगी।
और एक मेजर चेंज आएगा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में, एक मेजर चेंज आएगा सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में। याद करो ये कब चेंज आएगा, अगर आपने डिस्क्लेमर दिया। याद करो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा अंडर ऐसा 700 कितना लंबा चौड़ा पैराग्राफ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर ऑब्जेक्टिव था, पार्ट बी के अंदर कितनी सारी बातें थी, पार्ट सी के अंदर कितनी सारी बातें थी। बोला वो जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ था ना लंबा चौड़ा, वो पूरा का पूरा मॉडिफाई हो जाएगा अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में सिर्फ 3 बातें रह जाएंगी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में खाली 3 बातें रह जाएंगी, बाकी बातें हट जाएंगी अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो। कौन सी 3 बातें रह जाएंगी? एक स्टेटमेंट दैट आपने ऑडिट जो किया है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है। दूसरा, एक स्टेटमेंट आप दोगे कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ले ही नहीं पाए। और तीसरा, एक स्टेटमेंट आप दोगे दैट आपने एथिकली काम किया है। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा में सिर्फ 3 चीजें आएंगी अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं दे रहे तो ऐसा 700 का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सारा आएगा। वो 3 चीजें कौन सी आएंगी सर? सबसे पहले स्टेटमेंट दैट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा, स्टेटमेंट दैट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन साई। एंड तीसरा, स्टेटमेंट अबाउट इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। और फाइनली एक छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ सीए फाइनल वालों के लिए है, सीए इंटर वालों के लिए नहीं है। सिर्फ सीए फाइनल वालों के लिए है, सीए इंटर वालों के लिए नहीं है। तो सीए इंटर वाले से स्ट्राइक ऑफ कर लेना। और पार्टिकुलरली ये टेक्निकली 705 का पार्ट ही नहीं है, बट मॉड्यूल में दिया हुआ है। ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, कि अगर लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है वहां पे कि अगर आप विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर रिजाइन करके जाते हो तो आपको उस क्वार्टर का रिपोर्ट इशू करके जाना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर रिजाइन करके जाते हो तो फर्स्ट क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर का दोनों का आपने रिपोर्ट इशू करके जाना पड़ेगा। और अगर आप तीनों क्वार्टर्स का रिपोर्ट इशू करके जाते हो तो आपने पूरे साल का ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करके जाना पड़ेगा। तो ऐसा एक सेबी लोडर का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सीए फाइनल वालों के लिए है, सीए इंटर वालों के लिए नहीं है। और एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई साहब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा दो, कहीं और से क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा दो। मॉड्यूल में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिए हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक के, तो अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा दो। और एक और गुड न्यूज है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, कि मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए। जैसे अमित ने पूछा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ है क्या, मैंने बच्चों को हमेशा बोला कि बेटा टाइम कम हो तो ऐसे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगा दो। बट बच्चों का क्या कंसर्न आया सर कि मॉड्यूल में ना क्वेश्चंस बहुत स्कैटर्ड है, यहां वहां है, आंसर के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, बहुत स्कैटर्ड है। तो मैं आपको कंसोलिडेट करके कंपाइल करके पूरे स्टडी मैट के क्वेश्चंस एक जगह देने वाला हूं फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर प्रैक्टिस। कि आप खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक जगह से करना चाहते हो तो आप कंबाइंड एक ही जगह से सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके साथ खाली करंट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देख लोगे, सफिशिएंट। आई थिंक उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू। क्लियर है?